क्या आपने एक ऐसे कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना है जिसे बनाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ तो था ही, इंसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन था जिसे इंजीनियर्स दुनिया के 7वें अजूबे के तौर पर भी जानते थे। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और इंग्लैंड के बीच बनाए गए चैनल टनल के बारे में, जिसे बनाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, आइए जानते हैं अपनी आज के इस वीडियो में। आखिरी आइस एज ने खत्म होते होते इंग्लैंड और यूरोप को अलग कर दिया था और इसके सेपरेशन की वजह बना था इंग्लिश चैनल, जिसके एक पॉइंट पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर तक रह जाती थी। हालांकि इसे कई बार खत्म करने की कोशिश भी करी गई थी, लेकिन कई जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के लास्ट तक एक बार फिर एक कोशिश करी गई इंग्लैंड और फ्रांस को जमीनी तौर पर आपस में कनेक्ट करने की। ये दौर था 1980s का, जहां पर काफी कोशिशों के बाद इंग्लैंड जाकर इसके लिए तैयार हुआ था। दोनों देशों की सहमति से अंडर सी टनल बनाने का डिसीजन लिया गया, जिसमें दोनों देशों को अपने अपने छोर से टनल की खुदाई शुरू करनी थी और बीच में आकर मिलना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना काफी डेंजरस लग रहा था, क्योंकि समुद्र के नीचे 38 किलोमीटर का टनल बनाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले इसके मैप में कुल 3 टनल्स को बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस देश के बीच रेलवे लूप को चलाया जाना था। अब बारी आई थी टनल बोरिंग मशीन यानी कि TBM की, जिसको एकदम नए सिरे से बनाना था। अब दूसरी परेशानी ये थी इसको समुद्र के तल में ले जाना, क्योंकि इसका वजन लगभग 1500 टन के आसपास था। इसलिए इसको जमीन से 200 फीट नीचे पहुंचाने के लिए इसके एक पार्ट को डिसअसेंबल किया गया और बाद में उसे नीचे ले जाकर असेंबल किया गया। अब तक प्रोजेक्ट को शुरू हुए 2 साल हो चुके थे और 1988 आते आते दोनों देशों की तरफ से खुदाई भी शुरू हो चुकी थी। इस चैनल टनल में रीइंफोर्स स्टील से बने लगभग 7,50,000 कंक्रीट के स्लैब भी इस्तेमाल किए गए। इस एक रिंग का वजन लगभग 40 टन था। 10,000 से भी ज्यादा मजदूर हर रोज इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत कर रहे थे, ताकि जल्दी से जल्दी इस टनल के दोनों सिरों को आपस में जोड़ा जा सके। इन्हें आपस में जोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए इस परेशानी के सलूशन के तौर पर लेजर बीम गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया, जहां पर दोनों लेजर बीम सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया गया था ताकि इनकी सीधी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन ये लेजर बीम सिस्टम भी सही से काम कर रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए दोनों मशीन्स को आखिरी 100 मीटर में बंद किया जाना था और अगली साइड पर स्टील रॉड को आगे डालकर उनकी सीधी डायरेक्शन को कंफर्म किया जाना था। 3 साल लगातार मेहनत के बाद बीच के बचे फासले की दूरी सिर्फ 100 मीटर रह गई। अब यहाँ से स्टील रॉड को डालकर आगे इनकी सही डायरेक्शन को चेक किया गया, जो कि लगभग ठीक थी। अब बारी आई दोनों TBM मशीन्स में से किसी एक TBM को नष्ट करने की, क्योंकि दोनों टनल्स का डायामीटर कंक्रीट स्लैब लगने के बाद 50 फीट से घटकर 46 फीट हो गया था। ऐसे में दोनों मशीन्स को बाहर निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए इंग्लैंड वाली TBM को साइड करवाया गया। फ्रेंच और TBM को आगे बढ़ाकर इंग्लैंड टनल से जोड़ दिया गया और यहाँ पर फ्रेंच TBM को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल दिया गया। और अब वो खास मोमेंट आ गया है जब एक बार फिर इंग्लैंड और फ्रांस आपस में जुड़ चुके थे। ये एक यादगार पल था और 6 मई 1994 को उद्घाटन करके इसे शुरू कर दिया गया। इस टनल को बनाने का खर्च लगभग 1190 अरब रुपए आया था। आज इस टनल को रोज लगभग 60,000 पैसेंजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 4600 ट्रक्स, 150 के आसपास ट्रेन कोचेस और 7,000 से भी कहीं ज्यादा व्हीकल्स शामिल हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो फैक्ट पॉइंट हिंदी को सब्सक्राइब करें।